नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? सबसे पहले मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो आज मैं आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट लेके आया हूँ और आज का जो कंपनी है वो टोटली टाटा ग्रुप के ऊपर है। मतलब टाटा ग्रुप के ऊपर आज मैं एक नहीं 3-3 कंपनी के बारे में बात करूँ, जो तीनों कंपनी अपकमिंग कुछ ईयर्स में एक बड़ा धमाका आपको दे सकते हैं। और तीनों कंपनी का प्राइस अभी भी देखा जाए तो 1000 रुपीज के नीचे है। तो एक सस्ती दामों में मिलने वाले तीनों कंपनीज के बारे में आज डिस्कशन करूँ। उस तीनों कंपनी के ऊपर मेरे हिसाब से आपको फोकस रखना चाहिए और इस तीनों कंपनी एज ए लॉन्ग टर्म के लिए एक मल्टी बिगर रिटर्न देने के कैपेबिलिटी रखते हैं। तो वो तीनों कंपनी कौन सा है उसको डिस्कशन करने से पहले सबसे पहले एक चीज मैं आपको दिखा दूं। देखिए, आप सभी जानते हैं टाटा ग्रुप एक ट्रस्टेड ग्रुप है। टाटा ग्रुप में हर तरीके से कैटेगरीज के बिजनेस करते हैं, चाहे वो मेटल सेक्टर में टाटा स्टील हो, आईटी में टाटा इलेक्सी, मतलब टीसीएस हो, टाटा क्लास एज हो, उसके साथ फाइनेंस में टाटा कैपिटल, टाटा एआई लाइव, टाटा एआईजी, सॉरी एआईजी, उसके साथ साथ ऑटोमोटिव इन सेक्टर में टाटा मोटर्स, टाटा मतलब जो जैगुआर, लैंड रोवर, ये सारे के सारे ऑटो सेगमेंट के ऊपर है। रिटेल सेगमेंट में वोल्टास, टाइटान, साथ ही साथ कोरमा, टानिक्स, टारबक्स, उसके साथ टाटा टाटा क्लिप, उसके साथ साथ आप देखेंगे टाटा सॉल्ट। तो इस तरीके से अलग अलग कंपनीज है। टाटा टीवी है, टाटा ईस्ट साइड, टेटली, इस तरीके से अलग अलग कंपनी है। उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में टाटा पावर, टाटा हाउसिंग, टाटा प्रोजेक्ट और उसके साथ साथ आप देखेंगे टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर। टेलीकॉम सेक्टर में टाटा स्काई एंड टाटा मतलब कम्युनिकेशंस। और टूरिज्म पैकेज के हिसाब से ताज जो है, टाटा मतलब टाटा के जो विस्तारा है, उसके साथ एयरलाइंस कंपनी है तो टाटा एयर मतलब एयर एशिया, और वो भी टाटा ग्रुप के है। एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में टाटा एडवांस सिस्टम्स है। तो इसका मतलब टाटा हर सेक्टर के ऊपर है, सिर्फ एक सेक्टर के ऊपर आपको टाटा कभी नहीं दिखेगा, वो है कोई भी अल्कोहल और कोई भी ड्रग्स प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो मेरे कहने का मतलब है टाटा के ऊपर इसीलिए हर लोग भरोसा करते हैं, पूरा का पूरा कंट्री तो भरोसा करते हैं, साथ ही साथ वर्ल्ड के भी सारे कंट्रीज के बड़े से बड़े कंपनी टाटा ग्रुप के ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं। तो मैं इतनी सारी चीज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसी ग्रुप के साथ जुड़े हुए मैं 3 कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूंगा और तीनों कंपनी मेरे फेवरेट है और तीनों कंपनी के ऊपर मेरा हिस्सेदारी है, और छोटा भी हिस्सेदारी हो तो फिर भी हिस्सेदारी है। तो कौन सा कंपनी है, चलो देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूं उसका नाम है टाटा स्टील। आप सभी जानते हैं टाटा स्टील के बारे में। तो इंडिया के बाहर आप देखेंगे तो इंडिया से बाहर यूरोप, साउथ मतलब साउथ ईस्ट एशिया, कुछ इस तरीके से जगह पे खुद का बिजनेस को मतलब फैला के रखा है। साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी का प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशंस के बारे में बात करूं, कंपनी इंडिया, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज में कंपनी बिजनेस करते हैं। अगर इंडिया के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इंडिया के ऊपर जो प्रोडक्ट है वो आपको दिखेगा, सॉल्यूशन जो है वो आपको दिखेगा, सेगमेंट जो है वो आपको दिखेगा। वो आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट दिखा रहा हो, देखिए कितना लंबा लिस्ट आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप यूरोप कंट्री में जाएंगे तो यूरोप में भी आपको उस तरीके से लंबा लिस्ट और डिटेल्स भी मिल जाएगा। तो मैं सारी चीज इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले उसका स्ट्रेंथ जानना बहुत जरूरी है। तो आप कहेंगे सर टाटा स्टील इतना बड़ा कंपनी होने के बाद भी, ब्लू चिप टाइप कंपनी होने के बाद भी आज कंपनी 100 to 140 रुपीज के अंदर क्यों ट्रेड कर रहा है, तो इतना कम प्राइस में क्यों ट्रेड कर रहा है? सबसे पहली बात, कंपनी ने बहुत बार स्प्लिट एंड बोनस भी दिया, उसके उसके हिसाब से कंपनी का प्राइस एडजस्टमेंट हुआ। कंपनी डिविडेंड भी दिया, उसके हिसाब से प्राइस एडजस्टमेंट हुआ। तीसरी बात, जो टाटा स्टील कंपनी है वो ग्लोबली मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब टाटा स्टील क्या है, एक मेटल सेक्टर के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। तो मेटल सेक्टर मतलब जो कमोडिटी सेगमेंट के ऊपर काम करने वाला कंपनी होते हैं वो इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। ग्लोबली मार्केट में अगर कोई भी प्रेशर आए तो इस कंपनी के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिल जाते हैं। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर एज ए फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में, तो कंपनी करीबन 1,60,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और कंपनी का आरओसी आरओई में एक एवरेज लेवल के आसपास देखने को मिला। इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है। कितना हाई है वो मैं आपको दिखा दूं, तो कंपनी आज टॉप लेवल में है, कंपनी का पी रेशियो टॉप लेवल में है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर लगातार लगातार बाइंग होता जा रहा है। और इस कंपनी के ऊपर आपको मैं एक चीज बता दूं, इनकम अच्छा है मगर कर्जा ज्यादा है। कंपनी का डेटोस डे के बारे में बात करें तो 12.4 डेज के अंदर अंदर
कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है, मतलब जो प्रोडक्ट्स कंपनी तैयार करके बेच रहा है वही प्रोडक्ट के पैसा कंपनी के हाथ में आ रहा है 12 दिनों में अंदर अंदर। आप सभी जानते हैं दुबई की बुर्ज खलीफा, उसमें जितने सारे स्टील यूज किया है वो सारे के सारे स्टील टाटा स्टील ने मतलब सप्लाई दिया है। तो सोचिए, सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली मार्केट में भी इसका अलग तरीके से प्रेजेंस है। तो कंपनीज के ऊपर एक चीज मैं बता दूं, कंपनी के जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो कंपनी इस बार हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया, एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया और इस बार कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया। तो प्रॉफिट जो पिछले क्वार्टर्स में, मतलब पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी का प्रॉफिट डाउन हुआ और पिछले सालों की तुलना से बहुत कम प्रॉफिट हुआ। क्यों कम हुआ? क्योंकि देखिए कंपनी का एक्सपेंस सब कुछ मेंटेन करने के बाद, इनकम ज्यादा होने के बाद भी, सॉरी सेल्स ज्यादा होने के बाद भी कंपनी के एक्सपेंस ज्यादा हो गया, तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में चला गया। तो नेगेटिव मतलब पहले नेगेटिव में था, अभी पॉजिटिव में है, मगर पिछले सालों की तुलना से बहुत कम है। तो कंपनीज की जो बैलेंस शीट है उसमें बात करूं तो कंपनी कंटिन्यूसली क्या किया, रिजर्व को ग्रोथ किया, एक्सपेंस को मेंटेन किए, फिक्स एसेट को बढ़ाया और उसके साथ साथ CWIP में भी कंपनी पैसा लगा कर रखा है। मतलब कुछ प्रोसेसिंग में कंपनी करीबन 30 करोड़ के आसपास पैसा लगा कर रखा और उस पैसा डायरेक्टली नेक्स्ट ईयर में कहाँ पे दिखेगा? ऑब्वियसली एडजस्टमेंट आपको फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FIDS पब्लिक हर कोई निवेश करके रखे है, क्यों ना करे कंपनी के ऊपर जो अच्छा खासा रिटर्न जो मिल रहा है। कंपनी ऑलमोस्ट 20% के ऊपर एवरेज रिटर्न आपको सालाना दे रहा है। तो कंपनी की एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से बात करूं तो कंपनी डिविडेंड बहुत बार दिया है, इस बार भी डिविडेंड दिया, कंपनी स्प्लिट भी किया और कंपनी मार्ज भी किया। इस तरीके से अनाउंसमेंट के कारण कंपनी के ऊपर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। अभी चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो टाटा स्टील के ऊपर मैंने एक वीडियो भी आपको मेंशन करके दिया कि कफ विद हैंडल पैटर्न्स भी क्रिएट हुआ है और जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। तो अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी कहाँ तक रहेगा? मेरे हिसाब से 18% का जो टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं। तो अगर करंट प्राइस के एंट्री लेवल से अगर मैं देखूं तो 18% नहीं तो ऑलमोस्ट आपको जो टारगेट मिल सकता है करंट प्राइस से, अगर मैं टारगेट तक आपको मेंशन करूं तो ऑलमोस्ट जो टारगेट मिल सकता है वो तो देखा जाए तो 15% के आसपास, तो ऑलमोस्ट 14 to 15% के आसपास टारगेट मिल सकते हैं। ये तो फर्स्ट कंपनी। सेकंड कंपनी कौन सा है? टाटा ग्रुप के और एक दिग्गज कंपनी जिसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर आप सभी जानते हैं पावर सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं और टाटा पावर जिस तरीके से कोविड के बाद अलग तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया तो वो देखने के वाला बात है। और कंपनी के जो मार्केट कैप है वो करीबन 85,000 करोड़ के आसपास है। और कंपनी की एक बार आपको वेबसाइट विजिट करा दूं, कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। कंपनी का अपकमिंग कुछ ईयर्स का टारगेट बहुत बड़ा है, कंपनी ये भी बता चुके हैं। कंपनी का जो प्रेजेंट जो टारगेट है वो फ्यूचर में टारगेट बहुत बड़ा और डबल के आसपास होने वाले हैं। तो कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो 12 मिलियन से भी ज्यादा और कंपनी का जो क्लीन एनर्जी का जो पोर्टफोलियो है वो 38% से भी ज्यादा और कंपनी का जो प्रेजेंस पावर मतलब सेक्टर्स है वो 100 ईयर से भी ज्यादा और कंपनी का जनरेशन जो कैपेसिटी है वो करीबन 40,294 मेगावाट। कितना बड़ा कैपेसिटी लेकर चल रहा है और फ्यूचर में कंपनी कैपेसिटी को और भी ज्यादा बढ़ाने वाला है। तो इस हिसाब से देखा है तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। आप सभी जानते हैं फिक्स्ड नेक्स्ट जो जनरेशन है वो टोटली इलेक्ट्रिसिटी और पावर के ऊपर है और सोलर एनर्जी के ऊपर है। देखिए सोलर एनर्जी के ऊपर सिर्फ नहीं, कंपनी इसका जो सॉल्यूशन जिस कंपनी को दे रहा है वो टाटा पावर जो सनरूफ है वो सोलर ग्रुप है उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। और साथ ही साथ टाटा पावर EZ चार्जर जो चार्जर सिस्टम है अलग अलग जगह पे कंपनी चार्जिंग स्टेशन भी बना रहा है। और थर्ड जो है कंपनी टाटा पावर EZ होम, जितने सारे होम अप्लायंसेस है उसके ऊपर भी कंपनी खुद का प्रोजेक्ट बना रहा है। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत स्ट्रांग है फ्यूचर के विजन के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखना चाहिए। तो आवर ग्रुप कंपनीज मतलब टाटा पावर के साथ जो जो ग्रुप कंपनी मिलकर काम कर रहा है उसमें देखिए टाटा पावर DDL है, साथ ही साथ TPADL है, ये भी टाटा पावर के ग्रुप है, TPCODL ये भी टाटा पावर के ग्रुप है, TPNODL ये भी एक टाटा पावर का ग्रुप है। और भी देखिए कितने सारे ग्रुप है, टाटा पावर सोलर, टाटा पावर मतलब देखा जाए तो टाटा पावर सोलर एनर्जी, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, इस तरीके से कंपनी का अलग अलग कंपनी टाटा पावर के साथ ही जुड़कर काम कर रहा है। इसका मतलब टाटा पावर कितना स्ट्रॉन्ग कंपनी है आप यहाँ पे देखकर समझ चुके हैं।
तो टाटा पावर का ये भी कहना है कि इट्स ऑल्सो मैन्युफैक्चर सोलर रूफटॉप एंड प्लान टू बिल्ड 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन बाय 2025। तो सोचिए कितना बड़ा टारगेट लेकर कंपनी चल रहा है। 1 लाख से भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशन बनाएगा ऑल ओवर इंडिया में, और वो भी 2025 तक। मतलब हाथ में सिर्फ आज 2 ही साल है। इस 2 साल, 2 से 2.5 साल है, तो इस 2.5 साल के अंदर अंदर कंपनी 1 लाख चार्जिंग स्टेशन बनाएगा। कितना बड़ा टारगेट लेकर चल रहा है आप सोचिए। तो इतना बड़ा टारगेट मतलब कंपनी का तो टारगेट भी बड़ा होगा ना। तो कंपनी आज 270 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो कंपनी का आरओसी आरओ ठीक है और पीरीसी भी ठीक है। डेप्थ थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि जब कोई कंपनी का ग्रोथ होता है, जब कंपनी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, तो उसको सस्टेन करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कंपनी को तो डेप्थ लेना ही पड़ेगा। अभी आपको ये देखना है कि डेप्थ लेने के बाद कंपनी प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली प्रॉफिट कर रहा है, अच्छा खासा कंपनी प्रॉफिट किए। अगर इसी चीज को मैं प्रॉफिट एंड लॉस में बात करूं, तो कंटिन्यूसली कंपनी क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। कंपनी का सेल्स अच्छा खासा हुआ और एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल किया, और उसके चलते ही कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट हुआ। जब कोई कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेन करता है और कंपनी का प्रॉफिट बेस्ट लेवल तक देखने को मिला है, तब उस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा नजरिया देखने को मिला है। तो कंपनीज के ऊपर एज ए सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का सीएजीआर का परसेंटेज और रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। तो एज ए बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। इस बार हाईएस्ट रिजर्व देखने को मिला करीबन 28,000 करोड़। उससे भी डबल कंपनी का कर्जा देखने को मिला करीबन 52,000 करोड़ के आसपास। और कंपनी का देखिए लाइबिलिटी भी धीरे धीरे करके बढ़ा, और कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ता गया। और कंपनी इस बार करीबन 5,500 करोड़ के आसपास पैसे को कंपनी बिजनेस के ऊपर लगा के रखे है। जो पैसा बिजनेस इस साल खत्म होने के बाद वो पैसा डायरेक्टली फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। तो कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर के बाद एफआईडीएस, पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। तो इस कंपनी के ऊपर जो चार्ट पैटर्न्स बना है वो मैं आपके साथ शेयर करूं तो मैंने एक चार्ट पैटर्न्स आपको मेंशन करके दिया था। एक कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ है, और जब कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट होता है तो हायर पॉसिबिलिटी है अगर उसको ब्रेकआउट करे और कंपनी का अगर परफॉर्मेंस और फंडामेंटल अगर स्ट्रांग हो, तो उस ब्रेकआउट होने के बाद एक बड़ा धमाका आपको दिखेगा और टारगेट भी अचीव हो सकते हैं। देखिए दो तरीके से कंपनी के ऊपर थोड़ा सा लेवल्स रिक्सी हो सकते हैं। पहली लेवल्स यहाँ पे है ऑलमोस्ट 293 के आसपास ये लेवल बनेगा, क्योंकि यही लेवल कंपनी के रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन भी है। यहाँ से बिग क्रैश देखने को मिला है, तो इसका मतलब इसी लेवल से एक अच्छा खासा क्रैश देखने को मिल सकता है। अभी देखिए कफ विथ हैंडल पैटर्न्स को यहाँ पे ब्रेकआउट किया और कंटिन्यूसली ऊपर भी जा रहा है, तो थोड़ा सा करेक्शन तो होगा ही, थोड़ा सा वॉल्यूम भी कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं, उसके बाद इजीली टारगेट हो सकता है। तो इजीली अगर टारगेट मिला, एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक मिला, तो ऑलमोस्ट 26% तक टारगेट मिल सकता है। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, नेक्स्ट कंपनी दिखाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज एक मतलब लग रहा है तो अच्छा, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो अगर आपको ठीक ठाक लगे तो जरूर दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और आपका कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स भी करिए। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता है। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए, आपके कैपिटल के रिस्क के हिसाब से करिए। देखिए मेरा काम है आपको सिखाना, मेरा काम कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं करना है, मेरा कोई टिप्स देने का अटेंशन नहीं है। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कस करूँ उसका नाम है टाटा मोटर्स। जो कंपनी एक टाइम 64 तक आ गया था, और वहां से कंपनी जर्नी करके आज 600 के ऊपर चल रहा है। तो सोचिए कंपनी करीबन 10 टाइम्स के ऊपर कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया, वो भी 3 सालों के अंदर अंदर। कोविड से लेकर आज तक देखा जाए तो 3 साल के अंदर अंदर कंपनी 10 टाइम्स रिटर्न जनरेट करके दिया। तो मेरे एवरेज जो बाइंग प्राइस है वो करीबन करीबन 75 रुपीज के आसपास है। तो तब से लेकर मैं होल्ड कर रहा हूँ, और मैं कंटिन्यूसली होल्ड भी करूंगा, क्योंकि इस कंपनी का फ्यूचर और भी ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। क्योंकि आप सभी जानते हैं ईवीज मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया के सबसे बड़ा कंपनीज है टाटा मोटर्स, और सबसे पहले ईवीज मार्केट में लॉन्च भी किया, और सबसे ज्यादा गाड़ीज ईवीज के जो गाड़ियां है वो टाटा मोटर्स ही बेच रहा है। तो आप कहेंगे सर टेस्ला भी इंडिया में आ रहा है, टेस्ला भी मार्केट कैप्चर कर लेंगे। तो कोई बात नहीं, मार्केट तो हर कोई कैप्चर करने के लिए चाहेंगे। तो जो मार्केट इतना बड़ा है तो उसमें तो हर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो खरीदने चाहेंगे। तो टाटा मोटर्स एक ट्रस्टेड ग्रुप है, और इंडिया की एक ट्रस्टेड कंपनी के ऊपर हर कोई निवेश करना और खरीदना भी चाहेंगे। तो फिर भी हर किसी का अलग अलग राय है, तो मेरा राय यही होंगे कि टाटा मोटर्स मेरे हिसाब से एक बेस्ट कंपनी है। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर आपको कर्जा ज्यादा लगे, फिर भी मैं इस कंपनी को बेस्ट इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो कंपनी 64 तक चला गया था और आज 600 के ऊपर चल रहा है, तो इसका मतलब कंपनी में तो दम है।
दम नहीं होता तो वो आज सिर्फ 6 रुपीज भी बन सकता था। तो बाकी आपको ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं, आप सब कुछ समझते हैं, मैं जानता हूँ। मार्केट कैप कितना है? 2,30,000 करोड़ के आसपास। कंपनी का पी रेशियो ठीक ठाक है। आरओसी आरओ में उतना खासियत देखने को नहीं मिला, क्योंकि कंपनी एक टाइम नहीं बहुत दिनों तक कंपनी लॉसेस में था। और कंपनी लास्ट 2 ईयर्स में कंपनी प्रॉफिट को यहाँ पे मेंशन किया। और प्रॉफिट होने के पीछे दो कारण से, पहले तो कंपनी कर्जे को मिटाया, तो कर्जा कम किया, जो 6% के आसपास कर्जा था, मतलब 6% डेप्थ ऑफ इक्विटी था, और जो कम होकर बन चुके 3% के आसपास। तो 50% कंपनी कर्जा कम किया, वहां पे कंपनी के ऊपर एक राहत मिला, और कंपनी को कर्जा कम होने के कारण कंपनी जो लॉस मेकिंग था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ। आपको ये लग रहा होगा कि कंपनी सेल्स नहीं कर रहा था, सेल्स लगातार सेल्स कर रहा था, बेस्ट तरीके से सेल्स किया था। कंपनी 1,02,000 के करोड़ के आसपास कंपनी सेल्स किए थे। एक्सपेंस को कम नहीं कर पाया था, पहले एक्सपेंस को कम नहीं कर पाया था। एक्सपेंस कम भी किया तो कर्जा इतना ज्यादा था, उसको इंटरेस्ट ज्यादा पेमेंट करना पड़ा, उसका डिप्रिसिएशन ज्यादा देना पड़ा, क्योंकि ऑटो सेक्टर का कंपनी है तो इसका डिप्रिसिएशन ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे मशीनरीज और लैंड वगैरह सब कुछ है, तो इस सारे चीज का डिप्रिसिएशन बहुत ज्यादा होते हैं। तो उस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में कन्वर्ट होते थे। तो आज कंपनी का प्रॉफिट में देखने को मिला है, और फ्यूचर में मुझे लगता है प्रॉफिट कंटिन्यू हो सकता है। कुछ भी हो सकता है मार्केट में, और 100% कोई गारंटी नहीं होता है। तो कंपनी के सेल्स का ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो करीबन 3,76,000 करोड़ के आसपास इसका सेल्स है। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल्स में रखे ईयर ऑफ ईयर बेसिस में, और कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट किया लास्ट 2 ईयर्स में। और कंपनी देखिए इस साल खत्म नहीं हुआ, टिल टू मंथ टीटीएम के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी धमाका प्रॉफिट जनरेट किया। मतलब लास्ट कुछ 6 ईयर्स में कंपनी इतना शानदार प्रॉफिट नहीं जनरेट किया, 6 या नहीं 8 ईयर्स में। तो कंपनीज के ऊपर जो एवरेज रिटर्न मिला वो सीएजीआर के परसेंटेज के हिसाब से बेस्ट रिटर्न देखने को मिला लास्ट 3 ईयर्स और 1 ईयर्स में। तो कंपनीज के ऊपर एज ए बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, और कंपनी का बोरिंग्स भी बढ़ता चला गया। हाँ, मैं एक चीज कहूँ कि कंपनी का पहले जो कर्जा था 1,40,000, 1,50,000 करोड़ के आसपास, वो कम होकर हो चुके 1,35,000 करोड़ के आसपास। तो कंपनी फिक्स एसेट को भी बढ़ाया, और उसके साथ कुछ पैसे को कंपनी जो प्रोमोटर है उनने कुछ पैसे को सॉरी प्रोमोटर नहीं, कंपनी का मैनेजमेंट टीम ने कुछ पैसे को एज ए बिजनेस के ऊपर लगा भी रख चुके हैं, कुछ प्रोसेसिंग में पैसा लगा के रखे हैं, जो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद नेक्स्ट ईयर में आपको फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। और एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे, क्यों ना रखे, क्योंकि जो कंपनी इतना शानदार जो परफॉर्मेंस दिया, और गलती को किसने किया आप ध्यान से देखिएगा, पब्लिक के पास तो अच्छा खासा होल्डिंग्स था कोविड के टाइम में, और वो क्यों गलती किया, वो उसको लगा कि कंपनी ऑलमोस्ट 10 टाइम रिटर्न दे चुके हैं और रिटर्न नहीं दे सकता, तो इसने वो एग्जिट कर लिया। तो देखिए अलग अलग हर किसी का राय होते हैं, मेरे राय के हिसाब से आपको नहीं चलना है, मेरा राय कुछ अलग है, मेरा विजन कुछ अलग है लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर। और कभी कभी इस कंपनी के ऊपर अगर स्विंग ट्रेडिंग भी मिलता है तो मैं टेल लेता हूँ और आपके साथ शेयर भी करता हूँ सारे नॉलेज को। और जो ट्रेड अभी भी बना है वो कंटिन्यू हो रहा है, वो ट्रेड क्या है मैं एक बार आपको चार्ट पैटर्न में दिखा दूँ। तो ध्यान से इस चीज को देखना, यहाँ पे क्या बना, 2 बार शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना। तो जब इस तरीके से हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट होता है और उस लेवल को ब्रेकआउट भी होते हैं तो एक बड़ा धमाका देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और धमाका भी हो रहा था, थोड़ा सा करेक्शन हुआ, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन भी आना स्टार्ट हो गया। देखिए यही प्रॉब्लम होते हैं आप लोगों का, जब शेयर भागते रहते हैं तब भी आप टेंशन में होते हैं, जब शेयर मतलब गिर जाते हैं तब भी आप टेंशन में होते हैं, तो आपका टेंशन कब खत्म होगा? तो यही मेरा सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। टेंशन सबसे पहले खत्म करिए, आप रिस्क कितना ले रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, कोई भी कंपनी के ऊपर अगर आपको निवेश करना है, ट्रेड करना है, तो 5% से ज्यादा ट्रेड मत करिए। 1 लाख रुपया में आप 5,000 रुपया ही सिर्फ ट्रेड लीजिए, 5,000 रुपया के ही रिस्क लीजिए। यहाँ पे आपको सुकून मिलेगा, यहाँ पे प्रॉफिट भी ज्यादा नहीं होगा, लॉसेस भी ज्यादा नहीं होगा। अगर आप 1 लाख रुपए में पूरा का पूरा पैसा एक कंपनी के ऊपर निवेश कर दिया और कल जाके वो कंपनी एक अच्छा खासा करेक्शन हो गया, अच्छा खासा मतलब गिरावट हो गया, तो आप तो टेंशन में आ जाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ रिस्क को मैनेज करके काम करिए। मैं आज तक कोई भी कंपनी के ऊपर 10% से ज्यादा निवेश नहीं किया, हाईएस्ट मेरा जो निवेश है वो 10% है, उससे 1% नहीं 0.05% भी ज्यादा निवेश मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं मैनेजमेंट करके चलता हूँ। चाहे मुझे उस कंपनी के ऊपर 100% प्रॉफिट भी देखने को मिले, फिर भी मैं 10% से ज्यादा निवेश नहीं किया। तो 10% आप तब करेंगे जब आप मार्केट के ऊपर आपका नॉलेज हो, आपका एक्सपीरियंस हो, तब आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं।
तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और प्लीज इस वीडियो को रिकमेंडेशन मत समझना, मेरे वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।